अब हम लोग जो यहाँ पर एक वीडियो देखने वाले हैं, उससे पहले मैं बता दूँ आपको, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं 10 पॉइंट टूल किट, जो कि निपुण विद्यालयों, जो भी विद्यालय निपुण बनाए जाने हैं उनमें ये यूज करने हैं, और इनके माध्यम से या इनके उपयोग से हम बहुत ही आसानी से अपने विद्यालयों को निपुण बना सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट टूल किट क्या है, कैसे काम करेगी और आपको अपने विद्यालय में कैसे इसे लागू करना है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक वॉच करिएगा। उससे पहले बता दूं, यदि आपको किसी भी प्रकार की दीक्षा ऐप, मानव संपदा पोर्टल, प्रेरणा यूपी, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, निपुण लक्ष्य ऐप या अन्य कोई भी समस्या किसी प्रकार की आती है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या को अपना समस्या मानते हुए उसे समाधान कर सकें। और ये डेली ग्रो चैनल विशेष तौर से बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए ही बनाया गया है, इसलिए आपकी जो भी समस्या है वो हमारी समस्या है और आपकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करना ही मेरा उद्देश्य है। तो टेक्निकल इशू किसी प्रकार का यदि आपको आता है किसी भी ऐप में तो आप ज़रूर हमें कमेंट करिएगा। शुरू करते हैं और देखते हैं निपुण विद्यालय बनाने के लिए 10 पॉइंट की जो टूल किट है वो किस प्रकार से काम करेगी। तो सबसे पहले चलते हैं 1 नंबर पर, जो आपको देखें HM मतलब हेड मास्टर और शिक्षक संकुल, टीचर का टीम भावना से कार्य। हेड मास्टर, शिक्षक संकुल और टीचर, इनको सभी को सबसे पहले एक जो टीम भावना है उसके साथ में काम करना होगा। किसी प्रकार की समस्या है तो हमें इस टीम के अंदर शेयर करना होगा, एक दूसरे से बातचीत करनी होगी। न्याय पंचायत स्तर पर समस्याओं का शिक्षक संकुल बैठक में चर्चा कर समाधान निकाला जा सकता है। HM और शिक्षक संकुल सभी शिक्षकों के प्रशिक्षण का आकलन करें और सभी शिक्षकों को प्रेरित कर उनकी क्षमता संवर्धन पर काम करेंगे। तो ये था पहला पॉइंट। चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, शिक्षकों के बीच कक्षा आवंटन और कार्य विभाजन। तो ये अभी आपने देखा होगा कि ऑनलाइन prernaUP.in पर सभी शिक्षकों के कक्षा आवंटन किए गए और साथ ही साथ उनके कार्य विभाजन किए गए, यानी कक्षा किस कक्षा में कौन सा टीचर पढ़ाता है, तो इस प्रकार से इनका आवंटन किया गया। और एक जिम्मेदारी बनती है हम शिक्षकों की कि उस आवंटन के हिसाब से ही काम करें। तो प्रत्येक विद्यार्थी का व्यक्तिगत रूप से ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रत्येक विद्यार्थी का शिक्षक के साथ मानचित्रण करना होगा और छात्रों को कक्षा के अनुसार बैठाना और समूह कार्य कराना होगा। छात्रों को व्यक्तिगत यदि ध्यान दिया जाए तो जो कमज़ोर छात्र होते हैं उन पर भी विशेष ध्यान दे करके अन्य बच्चों की श्रेणी में उन्हें भी लाया जा सकता है। चलते हैं तीसरे पॉइंट। तीसरे नंबर पर बात आती है सामुदायिक सहभागिता की। तो सामुदायिक सहभागिता का मतलब है जो विद्यालय है, जिस गांव में विद्यालय है, विशेष तौर से उस गांव के जो लोग हैं, गार्जियन हैं, लोग हैं, उनका किस प्रकार से सहयोग लिया जाए। तो इस संबंध में जैसे नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाए, समुदाय से रिश्ता बनाकर रखा जाए, छात्रों की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाए। तो ये सभी यदि रह सकते हैं, ये सभी पर ध्यान दिया जाए और सबसे बातचीत की जाए तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों की उपस्थिति को और बढ़ाया जा सकता है। आगे देखते हैं, नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो अभी तक हमने जो 3 पॉइंट देखे उनमें सबसे पहला पॉइंट था हेड मास्टर, संकुल शिक्षक और टीचर का एक समूह भावना से कार्य। दूसरा जो पॉइंट था वो हमारा था शिक्षकों के बीच कक्षा आवंटन और जो कार्य है उनका विभाजन। इसके बाद तीसरा पॉइंट था जो सामुदायिक सहभागिता, यानी कि हम जो मानव व्यक्ति हैं उनका किस प्रकार से सहयोग लेकर अपने विद्यालय को निपुण बना सकते हैं। अब बात करेंगे विद्यालय में गुणवत्तापूर्वक शिक्षण कार्य कैसे कराया जाए। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये आती है, चौथे पॉइंट पे जो चल रहे हैं इसमें, वो संदर्शिकाएँ, जो हम शिक्षकों को शिक्षक संदर्शिकाएँ दी गई हैं और साथ साथ जो बच्चों के लिए कार्य पुस्तिकाएँ हैं उन पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनका यदि आप फोकस रखते हैं, शिक्षक संदर्शिका और जो बच्चों के पास कार्य पुस्तिकाएँ हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इन पर यदि व्यक्तिगत तौर पर बच्चों पर ध्यान दे करके इस प्रकार किया जाए तो आप बहुत जल्द और अच्छे से अपने विद्यालय को निपुण बना सकते हैं। तो जो संदर्शिका आधारित शिक्षण योजना है उसका उपयोग हमें करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य पुस्तिकाएँ, ये संदर्शिकाएँ हम सबको आवंटित करवाई जाती हैं। तो इनको शिक्षण सामग्री के तौर पर देख सकते हैं, TLM के आधार पर हम इसे देख सकते हैं। अब चलते हैं 5वें टूल किट की ओर, जो कि महत्वपूर्ण है।
तो 5वां पॉइंट है कि जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो निपुण कक्षा को बनाना है, जिन्हें निपुण विद्यालय बनाना है, उन सभी को प्रशिक्षित किया जाए, सभी को प्रशिक्षित करना सुनिश्चित किया जाए। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि अभी तक जो 4 टाइप के क्विज़ें हम लोगों से करवाई जा चुकी हैं जब तक हम वीडियो बना रहे हैं। तो ये इसीलिए प्रशिक्षण ऑनलाइन करवाए जा रहे हैं, जिससे कि आप एक बेहतर समझ बना सकें बच्चों के प्रति और कैसे हमें कार्य करना है उस पर फोकस कर सकें। तो इसके लिए शिक्षक संकुल बैठकों में शिक्षकों को प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु प्रेरित किया जाए। डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण की सहायता लेते हुए प्रतिदिन 30 मिनट अगले दिन के शिक्षण योजना को तैयार किया जाए। इसके बाद में शिक्षक संकुल द्वारा डेमो दिखाए जाएँ और मेंटर विजिट में भी डेमो दिखाए जाएँ। तो इस प्रकार से ये 5वां जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको हमें नोट करके रखना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट और 6वें पॉइंट की ओर। तो अभी तक जो महत्वपूर्ण 5 पॉइंट थे कि उसके बाद में ये 6वां पॉइंट आता है। तो इसमें छात्रों का आकलन और उपचारात्मक शिक्षा कैसे की जाए इसको हम देखते हैं। तो इस बार छात्रों का आकलन करने के लिए हम शिक्षकों को निपुण तालिकाएँ दी गई हैं। निपुण तालिका में क्या करना है, आपको अपने कक्षा के बच्चों के नाम लिखने हैं और ये नाम आपको यहाँ पर लिखने होंगे। ये जो यहाँ पर स्टूडेंट 1 2 3 करके दिए जाते हैं, यहाँ पर आप बच्चों के नाम लिख लिए जाएंगे और उसके बाद में कौन सी दक्षता किस बच्चे ने कब प्राप्त कर ली है उसके सामने उस कॉलम में मान ली कोई ये बच्चा है किस तारीख को ये दक्षता प्राप्त की, उसमें आप तारीख डाल दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपके पास बच्चे की पूरी रिपोर्ट रहेगी कि कौन सा बच्चा कितना कमज़ोर है, कौन सा बच्चा कितना अच्छा हो चुका है, किसे रिमेडियल की आवश्यकता है, किसे पुनरावृत्ति की आवश्यकता है और किसे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो इसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये पॉइंट था 6 नंबर, जिसमें आपको क्या करना है, मुख्य रूप से छात्रों का आकलन करना है, उपचारात्मक शिक्षा करना है। उसके बाद में साप्ताहिक आकलन ट्रैकर को भरना है। संघर्षशील छात्र को जो होंगे उनको रेमेडियल करवाना होगा। संतोषजनक जो छात्र हैं उनकी पुनरावृत्ति करनी होगी। मुख्य रूप से इसमें 2 फोकस ये पॉइंट रखे गए हैं कि जो बच्चे हमारे संघर्षशील हैं, परेशानी में हैं, अच्छे से कवर नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए उन्हें आप संघर्षशील छात्र मान सकते हैं और उनका रेमेडियल करवा सकते हैं। इसके बाद जो संतोषजनक छात्र हैं, इनकी ठीक अपनी प्रगति अपने समय के हिसाब से कर रहे हैं, उनको आप पुनरावृत्ति में डाल दीजिएगा, उनकी पुनरावृत्ति करवा दीजिएगा, जिससे कि जो उन्होंने सीखा है और ज़्यादा अच्छा हो सके। देखते हैं आगे 7वें पॉइंट की ओर चलते हैं, जो टूल किट का 7वां पॉइंट है। तो टूल किट का जो 7वां है पॉइंट, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें भी आपको क्या करना है, प्रभावी संवाद टूल है। संकुल बैठकों में ARP द्वारा प्रभावी संवाद टूल पर चर्चा करना होगा और शिक्षकों की समस्या का समाधान करना होगा। शिक्षकों के पास जो बच्चों को निपुण बनाने में समस्याएं आ रही हैं, उन पर शिक्षकों को खुल करके अपनी संकुल शिक्षक बैठक में बात करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारा जो 7वां पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है कि ये चर्चा पर आधारित है। अब चलते हैं 8वें पॉइंट की ओर। तो जो 8वां पॉइंट है वो है शिक्षकों का उत्साहवर्धन। तो जो भी शिक्षक हमारे कार्य कर रहे हैं, उनका जो विभाग है हमारा, विभाग द्वारा उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। जब हम जो हमारे विभाग है, जो हमारे ARP हैं, संकुल शिक्षक हैं, जो हमारे BEU हैं, BSA हैं या अन्य जो भी अधिकारी, बड़े अधिकारी हैं, उनके द्वारा जब हमारा उत्साहवर्धन किया जाएगा तो उससे ज़्यादा उत्साह के साथ हम अपने बच्चों को दोबारा से पढ़ाएंगे और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाएंगे, जिससे कि निपुण अपने विद्यालय को बनाने में बहुत आसानी होगी। चलते हैं 9वें पॉइंट की ओर। तो 9वां पॉइंट है जो शिक्षक संकुल बैठक में न्याय पंचायत की कार्य योजना। तो जो संकुल शिक्षक की बैठक होती है उसमें पूरे न्याय पंचायत की कार्य योजना को तैयार कराना है, क्योंकि केवल अपने विद्यालय को निपुण नहीं बनाना है, सबसे पहले विद्यालय को निपुण बनाना है, न्याय पंचायत को निपुण बनाना है, उसके बाद ब्लॉक को बनाना है। न्याय पंचायत मतलब संकुल का मान के चलिएगा, पूरा संकुल निपुण बनाना, उसके बाद में आपको ब्लॉक निपुण बनाना, उसके बाद में जिला निपुण बनाना है, उसके बाद में प्रदेश को निपुण बनाना है। तो ऐसे ये स्टेप बाय स्टेप की प्रक्रिया चलेगी। तो इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है पहला वो ये इस प्रकार से, चयनित विद्यालयों की प्रगति की रिपोर्ट संकुल बैठक में प्रस्तुत करते हुए अगले माह की कार्य योजना बनाना। इसके बाद में संकुल बैठक के मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपने विद्यालय की कार्य योजना बनाना। ये तो पूरे जो भी चयनित विद्यालय हैं उनकी कार्य योजना बनना, उसी के आधार पर जो मुख्य बिंदु उनको ध्यान में रखते हुए पूरे विद्यालय की कार्य योजना को तैयार करना है, बनाना है। तो इस प्रकार से हमारा होता है 9वां पॉइंट पूरा। अब चलते हैं अंतिम यानी कि 10वें पॉइंट की ओर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और इसको हमें इस पर ध्यान भी देना चाहिए। तो चयनित निपुण विद्यालयों की प्रगति का अनुसरण। जो भी चयनित विद्यालय हैं, वैसे तो हम सभी शिक्षकों को सभी विद्यालयों को मिल कर के अपने अपने विद्यालय को निपुण बनाना ही है, और उसके बावजूद भी इसके लिए जो समय रखा गया है वो दिसंबर
23 ही ज़्यादातर विद्यालयों के लिए रखा गया है, जो चयनित विद्यालय हैं उनके लिए। लेकिन आप भी कोशिश करिएगा, यदि आपका विद्यालय अभी निपुण के लिए चयनित नहीं है तो आप अभी से इसमें लग जाइएगा और अपने विद्यालय को निपुण बनाने का काम अभी से शुरू कर दीजिएगा। तो नंबर 1, चयनित विद्यालयों में निपुण छात्रों की प्रगति की व्याख्या पर शिक्षक संकुल बैठक में चर्चा होनी चाहिए। जो भी प्रगति चल रही है उस पर बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में चयनित विद्यालयों के जो HM हैं, हेड मास्टर हैं, उनका शिक्षक संकुल बैठकों में उत्साहवर्धन करना चाहिए। जो भी शिक्षक आ रहे हैं, चाहे उनकी प्रगति न्यून क्यों ना हो, लेकिन उत्साहवर्धन करना चाहिए। उनको और बढ़ाने के लिए, प्रयास करने के लिए उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए, जिससे कि सभी विद्यालय, यानी कि उस विद्यालय, पर्टिकुलर उसी विद्यालय को फोकस करके उस विद्यालय को भी सभी निपुण विद्यालय जो अन्य बनाए जा रहे हैं उनकी श्रेणी में लाया जा सके। जब ऐसे मिलजुल के 10 पॉइंट पर हम काम करेंगे, हमारी पूरी टीम काम करेगी, हमारी पूरे अधिकारी मिल करके, शिक्षक मिल करके काम करेंगे, तो निश्चित है कि आपका विद्यालय तय दिनांक से पहले ही निपुण हो जाएगा। इसे कोई नहीं रोक सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो थोड़ा बड़ा है। आपका वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।